एक सवाल है जो मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, मतलब सुबह से शाम तक की भाग दौड़ लगी रहती है, पर दिन के आखिर में जब हिसाब लगाते हैं ना तो लगता है कि कुछ खास हासिल ही नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी नतीजे उतने नहीं मिलते? ये एक बहुत ही आम और गहरी समस्या है। और दिलचस्प बात यह कि स्टीफन कोवी के हिसाब से समस्या हमारी मेहनत में है ही नहीं। अच्छा, मेहनत में नहीं है? नहीं, समस्या हमारी आदतों की दिशा में है। हम एक बहुत तेज दौड़ती हुई ट्रेन में तो बैठे हैं, लेकिन क्या वो ट्रेन सही स्टेशन की तरफ जा भी रही है? असल सवाल ये है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब मेहनत की मात्रा से ज्यादा उसकी दिशा मायने रखती है। बिल्कुल। और शायद हमारी आदतें ही वो पटरी हैं जिन पर हमारी जिंदगी की ट्रेन चलती है। एकदम सही। और इस बात को अब तो विज्ञान भी मानता है। एक स्टडी हुई थी बिहेवियरल साइकोलॉजी पर, जिसमें पाया गया कि हमारी जिंदगी के लगभग 40% काम हमारे सोचे समझे फैसले नहीं होते। 40%? हाँ, वो सिर्फ हमारी आदतें होती हैं। और यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक तरह से हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख देती हैं। तो चलिए आज इसी सोच के साथ एक सफर पर निकलते हैं। स्टीफन कोवी की बताई उन 7 आदतों की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा सफर जो शायद बाहरी भाग दौड़ से शुरू होकर हमारे अंदर की दुनिया तक जाएगा और फिर वापस हमें बाहरी दुनिया में ज्यादा असरदार बनाएगा। कोवी इस सफर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है व्यक्तिगत जीत का, यानी खुद पर महारत। हाँ, खुद पर महारत हासिल करना। और इसकी शुरुआत होती है पहली और शायद सबसे बुनियादी आदत से, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। ये सुनना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। अक्सर सुनने को मिलता है, क्या करें, हालात ही खराब है या किस्मत साथ नहीं दे रही। हम अपनी नाकामियों का ठीकरा बाहरी चीजों पर फोड़ देते हैं। कोवी यहाँ एक बहुत पावरफुल आइडिया देते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का। ओके। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सारी चीजें आती हैं जिनकी हमें चिंता है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, हमारी अपनी आदतें, हमारा नजरिया, हमारी स्किल्स। तो जो लोग हमेशा बाहरी हालातों की शिकायत करते हैं, वो अपना सारा ध्यान और ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न पर लगा रहे हैं। सही कहा। और नतीजा, उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और भी छोटा होता जाता है, क्योंकि वो खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। इसके उलट जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, वो अपनी ऊर्जा अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं। वो ये पूछते हैं कि इन हालातों में मैं क्या कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। और रिसर्च भी यही कहती है, जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी खुद पर नियंत्रण का भाव मजबूत होता है, वे न सिर्फ ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, बल्कि तनाव भी बेहतर ढंग से झेल पाते हैं। इसका एक उदाहरण आज के कॉर्पोरेट कल्चर में साफ दिखता है। एक कर्मचारी कहता है, कंपनी की पॉलिसीज खराब है, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। और वो अपने सर्कल ऑफ कंसर्न में फंसा हुआ है, बस शिकायतें करता रहता है। वहीं दूसरा कर्मचारी कहता है, ठीक है, पॉलिसीज मेरे हाथ में नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी स्किल्स कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं टीम के लिए और ज्यादा उपयोगी कैसे बन सकता हूँ। वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। और धीरे धीरे उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि बॉस और पॉलिसीज भी उसके लिए उतने मायने नहीं रखते। उसने हालात बदलने का इंतजार नहीं किया, उसने खुद को बदला। ठीक है, तो पहला कदम है जिम्मेदारी लेना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। लेकिन एक बार जब हमने स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लिया, तो अगला सवाल उठता है, अब गाड़ी ले जानी कहाँ है? और ये सवाल हमें दूसरी आदत की ओर ले जाता है। पहले तय करो कि बनना क्या है। कोवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी की सीढ़ी पर बहुत तेजी से चढ़ते हैं। हाँ। और जब चोटी पर पहुंचते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी हुई थी। ये तो बहुत डरावना ख्याल है, मतलब सारी मेहनत बेकार। बिल्कुल। इसलिए कोवी एक बहुत असरदार एक्सरसाइज सुझाते हैं। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में बैठे हैं। ओके। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि वे आपके बारे में क्या कहें? यह सवाल हमें हमारी असल प्राथमिकताओं से मिलाता है। ये मुझे उस गोल सेटिंग स्टडी की याद दिलाता है, जिसमें पाया गया कि जो लोग अपने लक्ष्य सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उन्हें लिख लेते हैं, उनके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हाँ, करीब 42% तक, क्योंकि लिखने का काम उस लक्ष्य को हमारे दिमाग के लिए ज्यादा वास्तविक बना देता है। सच बना देता है। बिल्कुल। जब आपकी मंजिल साफ होती है, तो आपका दिमाग एक जीपीएस की तरह काम करने लगता है। वो अनजाने में भी उन रास्तों और मौकों को पहचानने लगता है जो आपको मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। मंजिल तो तय कर ली, मान लीजिए किसी को एक सफल लेखक बनना है,
पर रोज की जिंदगी में तो 100 चीजें ध्यान भटकाती हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, जरूरी ईमेल्स, घर के काम। इस शोर के बीच उस बड़ी मंजिल की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाएं? आपका सवाल सीधा हमें तीसरी आदत पर ले आता है, जरूरी काम पहले करो। राइट। ये आदत दूसरी आदत का एक तरह से प्रैक्टिकल रूप है। अगर दूसरी आदत नक्शा बनाना है तो तीसरी आदत उस नक्शे पर रोज एक कदम चलना है। और इसके लिए कोवी एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं ना? हाँ, जिसमें कामों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। ज्यादातर लोग अपना दिन अर्जेंट कामों में बिता देते हैं, चाहे वो जरूरी हो या ना हो, जैसे फोन कॉल, ज्यादातर ईमेल्स, वो चीजें जो चिल्लाती हैं मुझे अभी करो। हाँ, लेकिन असल जिंदगी को बदलने वाले काम दूसरे क्वाड्रेंट में होते हैं, वो जो जरूरी हैं पर अर्जेंट नहीं हैं, जैसे नई स्किल सीखना, सेहत पर ध्यान देना, रिश्तों को समय देना, भविष्य की प्लानिंग करना। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये काम अर्जेंट नहीं होते, हम इन्हें हमेशा कल पर टालते रहते हैं। और वो कल कभी नहीं आता। मुझे लगता है ये हम सबकी कहानी है। सोशल मीडिया पर 1 घंटा बिताना आसान लगता है, पर रोज आधा घंटा किताब पढ़ना मुश्किल। यही तो अनुशासन है। सफल लोग शॉर्ट टर्म आराम को लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए कुर्बान करने की हिम्मत रखते हैं। और स्टडीज भी यही बताती हैं कि जो लोग अपने दिन का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा भी इन जरूरी लेकिन नॉन अर्जेंट कामों को देते हैं, उनका तनाव का स्तर काफी कम होता है ना। और उस पर टिके रहना हमें खुद को अनुशासित करने के बारे में है। ये हमें व्यक्तिगत जीत दिलाती है। एकदम सही। लेकिन कोबी कहते हैं कि आत्मनिर्भरता मंजिल नहीं है। असली प्रभावशीलता तब आती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, जिसे वो परस्पर निर्भरता कहते हैं। हाँ, इंटरडिपेंडेंस। और यहीं से सार्वजनिक जीत का सफर शुरू होता है, जो हमें चौथी आदत की ओर ले जाता है। चौथी आदत है जीत जीत की सोच रखो, यानी विन विन। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? हमारी पूरी परवरिश तो इसी सोच पर होती है कि जिंदगी एक मुकाबला है, अगर मैं जीतूंगी तो किसी और को हारना ही पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ज्यादातर लोग जीत हार या विन लूज की मानसिकता से काम करते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता एक केक की तरह है, जिसका एक ही टुकड़ा है। अगर मैंने ले लिया तो तुम्हारे लिए नहीं बचेगा। हाँ, लेकिन कोवी इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर स्थितियों में सफलता का केक सीमित नहीं है। हम मिलकर एक नया और बड़ा केक बना सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ अपनी जीत की सोच रहा हो, तब हम विन विन कैसे हासिल कर सकते हैं? कोवी कहते हैं कि अगर विन विन संभव ना हो तो सबसे अच्छा विकल्प है नो डील। अच्छा, मतलब समझौता ही ना करो? हाँ, किसी ऐसे समझौते में घुसने से जिसमें आपकी हार निश्चित हो, बेहतर है कि आप उस समझौते से बाहर निकल जाएं। विन विन सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक मानसिकता है। ये आपसी सम्मान और आपसी लाभ पर आधारित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद रिश्तों में दिखता है। पति पत्नी की किसी बहस में अगर एक जीत जाए और दूसरा हार जाए, तो उस एक पल की जीत के लिए रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। असल में रिश्ता हार जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जीत जीत की स्थिति तभी बन सकती है जब हम एक दूसरे की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। और ये हमें 5वीं और कोवी के अनुसार सबसे मुश्किल आदत तक ले जाता है। पहले समझो फिर समझाओ। ये आदत मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे मुश्किल लगती है। अक्सर जब कोई अपनी समस्या बताता है तो मेरा पहला रिएक्शन होता है कि फौरन कोई समाधान बता दूं। हम सब यही करते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ये क्यों नहीं करते? चुपचाप सिर्फ सुनना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम सब अपने जिंदगी के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने, सलाह देने या अपनी आप बीती सुनाने के लिए सुनते हैं। अच्छा। कोवी इसे सहानुभूतिपूर्ण संवाद या एम्पैथेटिक लिसनिंग कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे की भावनाओं और नजरिए को समझना है। और ये सिर्फ चुप रहना नहीं है ना? नहीं, ये सक्रिय रूप से समझना है। इसमें आप सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि आप सही समझे हैं। जैसे, तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत को कोई पहचान नहीं मिल रही है। बिल्कुल। जब किसी को लगता है कि उसे सच में सुना और समझा जा रहा है, तो वो खुलकर अपनी बात रखता है और तब भरोसा बनता है। ये तो किसी भी मुश्किल बातचीत को सुलझाने का पहला कदम हो सकता है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पर। और जब इस तरह की गहरी समझ बनती है, जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो जादू होता है। यहीं से सिनर्जी पैदा होती है, जो कि छठी आदत है। सिनर्जी यानी मिलकर बेहतर नतीजा बनाओ।
इसका मतलब है कि नतीजा 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 3, 10 या 100 भी हो सकता है। सिनर्जी का सार है भिन्नताओं का सम्मान करना। जब 2 लोग आपसे पूरी तरह सहमत होते हैं तो आप में से एक की जरूरत नहीं है। सही बात है। असली रचनात्मकता तब पैदा होती है जब अलग अलग सोच, अलग अलग अनुभव वाले लोग एक साथ आते हैं। वे मिलकर एक ऐसा तीसरा और बेहतर समाधान निकालते हैं जो किसी ने अकेले नहीं सोचा था। टीम वर्क पर हुई स्टडीज भी यही कहती हैं। जब एक टीम में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा होती है, जहां लोग बिना डरे अपने अलग विचार रख सकते हैं, तो उस टीम की इनोवेशन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, एक अकेला इंसान अपनी सोच की सीमाओं में बंधा होता है, लेकिन एक टीम उन सीमाओं को तोड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी आदतें, जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य बनाना, दूसरों के साथ मिलकर काम करना, ये सब लंबे समय तक कैसे चलेंगी? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊर्जा कम होती है। और इसके लिए एक आखिरी और सबसे जरूरी आदत है जो इन सभी आदतों को ताकत देती है, और वो है 7वीं आदत, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। या जैसा कवि कहते हैं, आरी को तेज करो। मुझे वो लकड़हारे की कहानी याद आती है, जो घंटों तक कुंद कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करता है, पर कुल्हाड़ी तेज करने के लिए रुकता नहीं। हाँ, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। हम सब उस लकड़हारे की तरह हैं। बस हमारी कुल्हाड़ी हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा है, और हम उसे तेज करने के बजाय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके और भी कुंद करते जा रहे हैं। बनाता है। अगर आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं तो आप प्रोएक्टिव कैसे रहेंगे? अगर आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं तो आप दूसरों को कैसे समझेंगे? सही बात है। खुद को बेहतर बनाना ही वो निवेश है जो बाकी सारे कामों को आसान बना देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं तो ये सफर व्यक्तिगत जीत से शुरू होता है। अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। फिर ये सार्वजनिक जीत की ओर बढ़ता है, दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना। और इन दोनों को बनाए रखने के लिए जरूरी है खुद पर लगातार काम करते रहना। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये इन अच्छी आदतों को रोज जीने से बनती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये आदतों का एक चक्र है जो हमें लगातार बेहतर बनाता है। चलिए इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे आज से ही शुरू करने पर किसी के जीवन की दिशा सबसे ज्यादा बदल सकती है?